अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिस्टिक्स। आज हमारा 59th लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स में और डिस्पर्शन में आज हम इंटरक्वार्टाइल रेंज स्टडी करने जा रहे हैं। डिस्पर्शन के डिफरेंट मेथड्स है और एक इम्पॉर्टेंट मेथड है इंटरक्वार्टाइल रेंज। यूजुअली हम हेडिंग लिखते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज, लेकिन इंटरक्वार्टाइल रेंज के अलावा हम क्वार्टाइल डिविएशन इसमें स्टडी करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन स्टडी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम फोकस करेंगे ये जो कंसेप्ट्स है इनका मतलब क्या है, इनकी फार्मूलाज क्या हैं और इनको कैसे मेजर किया जाता है। और फाइनली हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंटरक्वार्टाइल रेंज है डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का, मेजर करने का एक तरीका, इसके मेरिट्स क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो आप जानते हैं कि जब भी हमारे पास कोई डेटा सेट होता है, इसका एक लोएस्ट वैल्यू होता है और इसका एक हाईएस्ट वैल्यू होता है। तो अगर हम करेंगे हाईएस्ट माइनस द लोएस्ट वैल्यू तो आपका रेंज जो है, रेंज का वैल्यू आपको मिलेगा। लेकिन अगर हम डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि ये 2 हिस्से हो गए और इन 2 हिस्सों के भी 2-2 हिस्से करेंगे तो 4 हिस्से बन जाएंगे। तो 4 हिस्सों में हम जब डेटा को डिवाइड करते हैं तो ये जो डिवाइडिंग पार्टीशन वैल्यूज़ जो होते हैं इनको क्वार्टाइल्स हम कहते हैं। क्वार्टाइल्स के कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है, जो पोजिशनल मेजर्स, पार्टीशन वैल्यूज़ हमने स्टडी किए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में। तो ये Q1 बनेगा हमारा, ये Q2 बनेगा हमारा और ये Q3 हमारा बनेगा। तो ये पार्टीशन वैल्यूज़ हैं। देखिए अब अगर हम रेंज में तो हम मुकम्मल डेटा को इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर हम ये देखेंगे कि ये Q1 से लेकर Q3 तक स्प्रेड कितना है, जो डिफरेंस है डेटा में वो कितनी है, तो इसको हम कहेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज। यानी कि ये भी रेंज है लेकिन क्वार्टाइल्स के दरमियान, फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के दरमियान। तो इसलिए जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, राइट, इट इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1। जैसे कि रेंज इज़ इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोवेस्ट वैल्यू, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो ये है द कंसेप्ट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। और ओब्वियसली इसमें हमारा 50% जो डेटा है वो इंक्लूड हो जाता है और 50% डेटा, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो 25% है और यहाँ से यहाँ तक जो 25% डेटा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है, बल्कि बीच का जो 50% है वो इंक्लूड यहाँ पे होता है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अब अगर हमने देखना होगा क्वार्टाइल डिविएशन, इसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सिंपली ये करते हैं कि हम देखते हैं कि ये पूरा वैल्यू कितना है, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, और इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वैल्यू वो कितना है और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो कितना है। ओके, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज से ही हम क्वार्टाइल डिविएशन हासिल करते हैं। सो क्वार्टाइल डिविएशन के लिए हम QG लिखेंगे, क्वार्टाइल डिविएशन इट इज़ इक्वल टू Q3 यानी थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज़ आवर क्वार्टाइल डिविएशन। और फिर हमारा और एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। अब हम क्या करते हैं, हम क्वार्टाइल डिविएशन, अब जो ये जो वैल्यू यहाँ पे है जो आपके सामने है क्वार्टाइल डिविएशन, इसको डिवाइडेड बाय करेंगे Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इट विल बी कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट विल बी इक्वल टू Q3 माइनस Q1, यहाँ पे कीजिए डिवाइडेड बाय 2, देन Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि ये न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगी वो होगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1 एंड डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1।
अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, ये केजीज़ में है, मीटर्स में है, लीटर्स में है, या कोई और इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, तो वो यहाँ भी ज़ाहिर होगा, यहाँ भी ज़ाहिर होगा। दैट मीन्स वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो यहाँ पे इस रेशो में नहीं रहेगा। तो ये डिफरेंस है, इसको हम कहेंगे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, और ये जो हमारा है वैल्यू, ये है एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और रिलेटिव मेजर्स में जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने रेंज में समझाया था, ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो बाकी नहीं रहता है, और इसके ज़रिए से फिर हम जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होते हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं कि उनमें डिस्पर्शन कितना है। तो दिस वाज अबाउट interquartile range, then quartile deviation and coefficient of quartile deviation. अब हम एग्जांपल्स लेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए, बाद में डिस्क्रीट और फाइनली कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में ये डेटा है आपके सामने, और आपने जो है ऑब्वियसली इसका क्वार्टाइल डिविएशन इंटरक्वार्टाइल रेंज निकालना है, क्वार्टाइल डिविएशन और फाइनली कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए Q1 और Q3 के वैल्यूज़, क्योंकि सब फार्मूलाज में जो है वो ये Q3 और Q1 के वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट होते हैं। अब आपको Q1 का वैल्यू चाहिए, वो आप कैसे हासिल करेंगे? आप लिखेंगे साइज ऑफ n+1/4th आइटम, ओके, n+1/4th आइटम। सो इट विल बी इक्वल टू, ये n अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 आइटम्स यहाँ पे है, तो n 7 है और 1 फार्मूला का तो 8/4 होगा, और फिर ये सेकेंड आइटम हमारा बनेगा 8/4 = 2, ठीक है। तो सेकेंड आइटम हमारा यहाँ पे कौन है? तो सेकेंड आइटम हमारा यहाँ पे ये 10 वैल्यू है, ठीक है। इसी तरह आप जो है Q3 का वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे करेंगे? आप सिंपली आपने यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे सेकेंड आपके लिए निकला, मल्टीप्लाइड बाई 3 जो है ये 6th वैल्यू आपको चाहिए, तो ये 6th वैल्यू आपका Q3 का वैल्यू है। यानी कि Q1 का वैल्यू आपके लिए 10 है और Q3 का वैल्यू जो है दैट इज़ इक्वल टू 20। तो अगर आपको तफसील से इस चीज़ को समझना है तो आप पोजिशनल मेजर्स जहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं वहाँ जाके इसको समझ सकते हैं। अब हमें चाहिए इंटर क्वार्टाइल रेंज। Obviously it is equal to Q3 minus Q1, so that is equal to 20 minus 10 and that will be equal to 10। तो ये है IQR का वैल्यू। देन हमें चाहिए क्वार्टाइल डिविएशन, तो वो आपने करना है Q3 minus Q1 divided by 2, or that will be equal to 20 minus 10 divided by 2, that will be equal to 10 divided by 2 and that will be equal to 5। तो ये रहा क्वार्टाइल डिविएशन। और फाइनली आपको अब चाहिए कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू, तो आप करेंगे Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1, so that will be equal to 20 minus 10 divided by 20 plus 10 and that will be equal to 10 divided by 30 and obviously that will be equal to 0.33। तो ये जो वैल्यू है ये यूनिट फ्री है और यही इसकी खसूसियत है, बिकॉज इट हैज़ बीन डेवलप्ड ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। तो बहरहाल ये इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये क्वार्टाइल डिविएशन और ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए हमने हासिल किया। अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ पे और देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है। तो डेटा आपका ऐसे दिया गया होगा, तो पहली चीज़ जो आप करेंगे वो है कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे डेवलप करनी है। तो यहाँ पे बनेगा 5 और 8 बनेगा 13 और 12 25 प्लस 12 37 प्लस 7 44 46 और 47, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको चाहिए क्या? Q3 और Q1 के वैल्यूज़। तो Q1 का वैल्यू आप कैसे हासिल करेंगे? आप लिखेंगे साइज ऑफ n+1/4th आइटम, अगेन जो इससे पहले हमने किया। सो दैट विल बी इक्वल टू n
का जो यहाँ पर वैल्यू है दैट इज़ 47, तो आप लिखेंगे 47 + 1/4 आइटम, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 48/4, तो दैट विल बी इक्वल टू 12th आइटम, ठीक है। 12th आइटम आपने आइडेंटिफाई करना है। तो 12th आइटम जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें दिखेगा। यहाँ तक 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, यहाँ तक 13 कंप्लीट हो जाते हैं, तो दैट मीन्स 12th आइटम हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो 2 है x का, तो हमारे Q1 का वैल्यू जो है Q1 का वैल्यू इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। अब जो है आपने Q3 का वैल्यू हासिल करना है, वो आप कैसे करेंगे? सिंपली आप जो है इसको 3 मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 36th आइटम आपके लिए बनेगा, ठीक है। तो 36th आइटम कहाँ पे हमारा? तो ये 36th आइटम यहाँ पे आएगा, 37 में आएगा, ठीक है, क्योंकि 25 तो यहाँ पे है, 25 से लेकर 37 तक इसमें आते हैं। तो 4 आपका वैल्यू है Q3 के लिए, जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 4। ये 2 है Q1, ये 4 है Q2। तो अब आपको वैल्यूज़ जो है वो मिल गए। अब आपने जो है इंटरक्वार्टाइल रेंज का वैल्यू निकालना है। सो इट विल बी इक्वल टू Q3 माइनस Q1, सो दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। अब आपने क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू हासिल करना है, सो दैट विल बी इक्वल टू Q3 minus Q1 divided by 2, that is 4 minus 2 divided by 2, that is 2 divided by 2, and obviously that will be equal to 1 here. तो ये है जो क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू है यहाँ पे, जैसा कि हमारे पास ये डेटा है। इसके अलावा अब आपको चाहिए कोफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू, तो ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1, ठीक है। सो ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 एंड दिस विल बी 4 प्लस 2, so it will be equal to 2 and it will be equal to 6, it will be 1/3 and that will be equal to 0.33। तो ये हमारे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू यहाँ पे आता है। तो ये रही बात किसकी, जो डिस्क्रीट सीरीज़ है। अब हम फाइनल सीरीज़ पे आते हैं एंड दिस इज़ आवर कंटिन्यूस सीरीज़। तो अगेन आप जा सकते हैं पोजिशनल मेजर्स जहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, वहाँ पे आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहली चीज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे डेवलप करना है। तो ये 6, ये 16 बनेगा, ये 36 बनेगा, ये 46 बनेगा और ये 52 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने जो है Q1 आपको चाहिए और आपको Q3 चाहिए। Q1 हासिल करने के लिए आपने देखना है कि हमारा n/4 आइटम कहाँ है। ये कंटिन्यूस सीरीज़ के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं। तो n/4 मीन्स 52/4, सो दैट विल बी इक्वल टू 13। तो 13th जो आइटम है वो हमारा जो Q1 का क्लास है उसके ज़रिए से वो हमें मिल जाता है, उसको हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो 13th आइटम यहाँ पे आएगा, क्योंकि 6 तो यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं और 16 तक फिर यहाँ पे है, हमें 13th चाहिए। तो ये क्लास है, ये इसको हम कह सकते हैं कि ये Q1 क्लास है, ठीक है। तो अब आगे क्या करना है आपने? आगे जो है आपने अब फार्मूला को यूज़ करना है। वो फार्मूला क्या है? Q1 इज़ इक्वल टू L प्लस n divided by 2 minus cumulative frequency divided by frequency multiplied by class interval। तो it will be equal to L का वैल्यू कितना है? 10 है, ये देखिए ये 10 है L का वैल्यू, प्लस n/2 का वैल्यू कितना है? वो 13 है, जैसा कि अभी हमने देखा। माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 6 है यहाँ पे, प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय f कितना है? वो 10 है और IB यहाँ पे 10 है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 10 और 10 है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 10 प्लस 13 में से 6 निकालिए तो 7 रहेगा, 10 प्लस 7 हुआ 17। तो हमारा जो Q1 का वैल्यू है वो कितना है? वो है 17। अब हम आते हैं Q3 के वैल्यू पे, क्योंकि Q3 हमें चाहिए। तो Q3 का वैल्यू हमें कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए क्या करना है। ये 13 आपका यहाँ पे मिला वैल्यू, तो यहाँ पे Q3 का जो क्लास है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपने देखना है कि 3n/4 क्लास ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है। तो आपने यहाँ पे 13 जो आपका यहाँ वैल्यू निकला, इसी को 3 जो है वो मल्टीप्लाई कीजिए।
तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13, यानी कि 13 इंटू 3 कितना हुआ 39। आपने 39th आइटम आपको चाहिए, Q3 जो आइटम आपका है वो 39th आइटम है, और वो कहाँ पे आएगा, यहाँ तक तो 36 जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, 36 से आगे यानी 37, 38 और 39 ऑनवर्ड्स जो है वो यहाँ पे है। ये Q3 क्लास हमारा है, तो ये Q3 क्लास है हमारा। और अब हम फार्मूला का अगेन यूज़ करेंगे, तो Q3 इज़ इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आई। तो आई होप कि आपने ये पहले स्टडी किया होगा। तो फार्मूला का मैं तज़किरा कर रहा हूँ, तो 30 यहाँ पे है लोअर वैल्यू, तो इसके बदले L के बदले 30 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 3n/4 कितना अभी निकला था 39, माइनस कीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है इस क्लास से पहले वो 36 है, तो यहाँ पे 36 लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्या है इस Q3 क्लास की, तो वो अगेन 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ये 10 और ये 10 ख़त्म, 39 में से जो है 36 निकालिए तो 3 रह जाता है, यानी कि आपका Q3 का वैल्यू है 30 प्लस 3, सो दैट विल बी इक्वल टू 33। तो अब Q1 का वैल्यू आपका कितना है, Q1 का वैल्यू आपका है 17, तो 17 है, और Q3 का 33। तो ये काम हो गया। अब हमने बस फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इंटरक्वार्टाइल रेंज वो किसके बराबर है, वो है Q3 माइनस Q1, तो दैट मीन्स 33 माइनस 17। तो 33 में से अगर आप जो है 17 निकालेंगे, ओब्वियसली दैट विल बी इक्वल टू 16। तो 16 हमारा इंटरक्वार्टाइल रेंज का वैल्यू यहाँ पे बन जाता है। और क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू कितना बनता है, आपने इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो यानी कि इसको डिवाइड बाई 2 करना है, तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, और फिर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का वैल्यू कितना निकलता है, कितना बनता है, तो दैट मीन्स 33 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 33 प्लस 17, सो दैट विल बी इक्वल टू ये 16 हम जानते हैं पहले ही, डिवाइडेड बाय 50, नीचे 33 प्लस 17 तो जो है वो 50 बन जाता है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.32। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बन गया हमारा वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन का। ठीक है, तो तीनों जो सीरीज़ है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कंटिन्यूस सीरीज़ में हमने देखा कि Q3 और Q1 के वैल्यूज़ हम कैसे हासिल करते हैं, और बाद में जो है इन्हीं दो वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फार्मूलाज के ज़रिए से। जो वैल्यूज़ हम हासिल करते हैं वो इंटरक्वार्टाइल रेंज के हैं, क्वार्टाइल डिविएशन के हैं, और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन के हैं। अब हम जो है फाइनल पॉइंट पे आते हैं, वो है कि जो रेंज है एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इंटरक्वार्टाइल रेंज जो है एज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो इसके मेरिट्स क्या है। तो इसका एक बुनियादी मेरिट जो है, बेसिक मेरिट जो है वो है कि ये सिंपल है। तो आपने देखा कि हमने बस जो है पोजिशनल मेजर्स, पार्टीशन वैल्यूज़ किस तरह हासिल किए जाते हैं, जो हमने लास्ट चैप्टर में जो हमने स्टडी किया है, बस वो हमें मालूम होना चाहिए। तो बाकी हमने कोई ज़्यादा इजाफी काम यहाँ पे नहीं करना है, एडिशनल हमने काम यहाँ पे नहीं करना है। तो इसलिए सिंपल है मेजर करना, कोई इसमें कॉम्प्लिकेसी नहीं है। और दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर इसका है वो ये है कि ये इन्फ्लुएंस नहीं होता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ से। तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई ये देखिए लोएस्ट वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू है, और अगर अब डेटा को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो ये रहे 4 हिस्से। इन 4 हिस्सों में से ये 2 हिस्से हम सेलेक्ट करते हैं, ये हिस्सा छोड़ देते हैं, ये हिस्सा छोड़ देते हैं, यानी कि पहला 25% हम छोड़ देते हैं, लास्ट वाला 25% हम छोड़ देते हैं, बीच वाला 50% हम ले लेते हैं। ठीक है, इसी पे हम जो है इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन वगैरह ये सब वैल्यूज़ हासिल करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं यहाँ से या यहाँ से, तो इनको तो हम इनकॉर्पोरेट कर ही नहीं रहे, इंक्लूड कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं
वो तो जो रेंज है इस पे या क्वार्टाइल डिविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, क्वार्टाइल डिविएशन है या कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन है, इस पे असरअंदाज होंगे ही नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। और एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा बेनिफिट जो है, हमारे पास कभी कभी कोई सीरीज़ होती है वो ओपन एंडेड सीरीज़ होती है, यानी कि उसका जो पहला क्लास होता है उसका या तो लोअर लिमिट नहीं होगा या लास्ट क्लास जो इसका होगा सीरीज़ का उसका अपर लिमिट नहीं होगा, ओपन होगा वहाँ से। तो अब चूँकि हम जानते हैं कि हम जो है पहले 25% ये छोड़ देते हैं, फिर लास्ट वाले 25% जो है ये छोड़ देते हैं, तो यहाँ जो है इस पॉइंट पे हमारा जो है फर्स्ट क्लास का लोअर क्लास लिमिट आ जाता है, यहाँ पे अपर क्लास लिमिट आ जाता है। अब अगर ये नहीं है, ये नहीं है, तो यहाँ पे हमें उतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो हमने इसकी बुनियाद पे जो है बीच वाले 50% की बुनियाद पे हमने तो फैसला करना है। इसलिए यहाँ डिस्पर्शन में जो है ये ओनली मेथड है, ये वाहिद मेथड है जो ओपन एंडेड सीरीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो ओपन एंडेड सीरीज़ डेटा सीरीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये वाला मेथड जो है ओपन एंडेड सीरीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये 3 बुनियादी मेरिट्स हैं जो इंटर क्वार्टाइल रेंज है इसके व्हेन वी मेजर डिस्पर्शन थ्रू इट। अब हम आते हैं डीमेरिट्स पे। इसके डीमेरिट्स क्या है? इसके डिमेरिट्स ये हैं कि इसमें जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया कि भाई आप जो है डेटा सेट जो होता है इसका जो मिडिल 25% है ये इंक्लूड हम करते हैं, ये 25%, ये 25% हम इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि हाफ ऑफ द डेटा जो है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं जब हम मेजर करते हैं डिस्पर्शन इंटर क्वार्टाइल रेंज के ज़रिए से। तो इट मीन्स कि ये हर आइटम जो है उसको स्पेस यहाँ पे नहीं मिलता है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स इन ए डेटा सेट और इन ए सीरीज़। तो ये एक लिमिटेशन इसके लिए बनते हैं, क्योंकि आइडियली एक जो वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन होगा या वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा उसमें सब के सब वैल्यूज़ जो हैं वो इनकॉर्पोरेट होने चाहिए थे, तो ये बेहतर था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। दूसरी जो इसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, डीमेरिट जो इसका है, वो है कि ये इनस्टेबल है। तो अभी आप जो सैम्पल जो सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉपुलेशन में से, तो अगर आप सैंपल निकालेंगे, ए सैंपल निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर सी निकालेंगे, तो हो सकता है कि ये जो सैंपल है जब आप जो है डिस्पर्शन मेजर करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज के ज़रिए से, तो इसमें काफ़ी वेरिएशन आता है। ये जो वैल्यू है ये स्टेबल नहीं रहता है, एक जगह कुछ निकलता है, दूसरी जगह फिर दूसरे सैंपल में कुछ और निकलता है, तीसरे सैंपल में कुछ और निकलता है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बस बीच वाले जो है 50% डेटा जो है वो इंक्लूड हो जाता है, तो इसलिए ये इनस्टेबल बन जाता है। हमारा जो वैल्यू आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का, तो वो काफ़ी ज़्यादा वेरी हो जाता है जब हम डिफरेंट सैम्पल्स लेते हैं। तो इसलिए ये एक कमज़ोरी इसकी है, ये एक डिमेरिट है इंटर क्वार्टाइल रेंज का। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटर क्वार्टाइल रेंज जो आज हमने स्टडी किया। तो आई होप कि आपने जो इंटर क्वार्टाइल रेंज और फिर क्वार्टाइल डिविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन वगैरह, ये सब कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा होगा और कैसे मेजरमेंट किया जाता है इनका इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में, कंटिन्यूस सीरीज़ में, और इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, वो सब चीज़ें आपने अच्छे से समझी होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और नेस्ट इकोनॉमिक्स। Thank you very much.